हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसके हैंड रिटन नोट्स जो मैंने आपसे शेयर करने के लिए कहे थे वो भी मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स में शेयर कर दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2। ये ऑलरेडी थोड़ा लेंथी चैप्टर है। इसमें मैंने अलग अलग जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत लगी कि आपको किसी टर्म को समझाने के लिए मुझे इमेजेस वगैरह का भी यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ों का मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेलिंग में लिखा हुआ है या फिर उसकी इमेजेस वगैरह से मुझे लगता है कि आपको शो हो रहा है, समझ में आ रहा है, वहाँ मैं थोड़ा सा कम चीज़ों को स्ट्रेच करूँगी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेंथी चैप्टर है। बाकी चीज़ें जहाँ पर आपको डिटेलिंग में मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी हो सकता है या फिर जो भी बच्चे अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और नॉलेज वगैरह के लिए इस वीडियो को देख रहा है, तो उन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा स्ट्रेच करूँगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज पूरा हो जाए। मैंने इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लिया है। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं इसमें गिवन है, साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैंने, आप देखेंगे नोट्स वगैरह में ऐड किए हैं। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें इसमें कवर होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप 90-95% इस पे रिलाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो पहले तो हम जानते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। तो बेटा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना हमारे अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम यूज करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में जानने के लिए। लोकेशन के बारे में जानने के लिए क्यों इनका यूज होता है और मैं इसे इमेजिनरी लाइंस क्यों कह रही हूँ, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। इस इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस फर्स्ट उसमें दिख रही हैं पिक्चर में, जहाँ पर आपको लाइन ऑफ लैटिट्यूड और इक्वेटर लिखा हुआ है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं। वहीं दूसरे पिक्चर में आपको लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड लिख के कुछ वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं। तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं इसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई इसी लाइनें, और लंबी लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड जो कि आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्यों इनका भाई ये क्यों जरूरी है और ये इमेजिनरी लाइंस क्यों है? इमेजिनरी लाइंस इसलिए क्योंकि अर्थ पे रियलिटी में तो कोई जाकर लाइन वगैरह खींच नहीं सकता है, और तो ये इमेजिनरी लाइंस है। और क्यों इनका यूज होता है? किसी भी जगह के बारे में, किसी भी चीज की लोकेशन के बारे में जानने के लिए। जैसे कि आप किसी के भी घर पर जा रहे हैं और आपको एड्रेस तो पता है लेकिन आपको उस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप सिंपल उसे अपना उस पर डाल देते हैं गूगल मैप पर और वो आपको भाई शो कर देता है। तो गूगल मैप एग्जैक्टली किस चीज की स्टडी कर रहा होता है? वो यही लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के बारे में स्टडी वगैरह करके, और इसके थ्रू आपको किसी भी लोकेशन के बारे में पता लगता है। और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। सिर्फ लैटिट्यूड से हम किसी भी जगह की जानकारी के बारे में नहीं जान सकते हैं, सिर्फ लॉन्गिट्यूड से हम किसी भी जगह की जानकारी के बारे में नहीं जान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एक कोई भी प्लेस है जो 10 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ रही है, तो 10 डिग्री लैटिट्यूड यानी हम अगर इसमें से किसी भी लाइन को 10 डिग्री अगर मान ले तो 10 डिग्री तो वो कहीं पे भी हो सकता है। 10 डिग्री वेस्ट में हो सकता है, 10 डिग्री ईस्ट में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो कहाँ पर एग्जैक्टली जगह, तो कैसे पता लगेगा? तो मैंने कहा 10 डिग्री लैटिट्यूड और 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जहां पर भी 10 डिग्री लैटिट्यूड और 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, वो उस वहां पर वो प्लेस एग्जैक्टली लोकेटेड होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो ये मैंने इमेज, वैसे मोस्टली बच्चों को पता होता है बट स्टिल किसी को डाउट होता है, इसके लिए मैंने इमेज डाली है। तो आपकी ये याद रखने के लिए आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैंने ये शॉर्ट नोट्स में भी ट्रिक डाली है कि लैटिट्यूड, लेटी हुई सी जो लाइन है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। जो आपकी लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो लाइंस आती हैं उन्हें आप लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब भी हम आ जाते हैं स्टार्टिंग में। फर्स्ट क्या टॉपिक दिया हुआ आपको? ग्लोब। ग्लोब पहले तो कहाँ से भाई ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? तो लैटिन वर्ड ग्लोबस से डिराइव हुआ है, और ग्लोबस का मतलब क्या होता है? राउंड बॉडी और अ स्फेयर। हम अर्थ को कभी कभी स्फेयर भी कंसिडर करते हैं, राउंड के तौर पे भी हम देखते हैं। हालांकि हम देख चुके हैं कि वो प्रॉपरली राउंड नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि उसकी अपनी पर्टिकुलर शेप है जिसे जियोइड शेप कहते हैं। बट
हम पढ़ने के लिए कंसिडर क्या करते हैं कि वो राउंड है या फिर वो स्फेयर है, तो इसीलिए हम उसे ग्लोब के जरिए पढ़ते हैं। ग्लोब है क्या? मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी हम एग्जैक्टली अर्थ के बारे में तो अर्थ पे जाकर तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमने उसी का एक रेप्लिका लिया हुआ है, उस रेप्लिका को हम ग्लोब कहते हैं, यानी बिल्कुल अर्थ जैसा दिखने वाली चीज। हमने उस पे सारी चीजें बिल्कुल वैसे लोकेट की है जैसे एग्जैक्टली अर्थ पे लोकेटेड है। तो देखो दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है क्या है? ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ है। किस लिए हम इसका यूज करते हैं? अर्थ के बारे में जानकारी मतलब जानने के लिए, कोई भी चीज, किसी भी कंट्री, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए हम ग्लोब का यूज करते हैं। ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, अभी जो मैंने आपको बताया कि जहां पर भी आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट वगैरह करते हैं, वो सब जगह क्या ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कहलाती है। ठीक है, तो पैरेलल्स जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात कर रही है, और मेरिडियंस जो दिया हुआ है यहाँ पर आपके लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। पैरेलल्स क्यों कहा गया है लैटिट्यूड को? बिकॉज आपके जितने भी लैटिट्यूड है, आप कोई भी लैटिट्यूड उठा के देखो, कोई भी लैटिट्यूड कितना भी एक्सटेंड हो, बट वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो आपके मेरिडियंस यानी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट यानी नॉर्थ टू साउथ की तरफ जब जाते हैं, आखिरी में सब एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, तो वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। किस लिए इनका यूज होता है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स का? टू लोकेट प्लेसेस ऑन इट, मानी अर्थ के ऊपर कोई भी जगह कहाँ पर है, उसके लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। एक्सिस क्या है? तो एक्सिस वो पॉइंट है जहां से अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी अर्थ सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये हमने पिछले उसमें देखा था कि अपने ऑर्बिटल प्लेन में वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं है। अर्थ अपनी जगह पर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री पर अर्थ झुका हुआ है। अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, वो बिल्कुल सीधा सूरज के चक्कर नहीं लगा रहा है, वो इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा है। तो जिस पॉइंट पर वो झुका हुआ है उसी को हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस भी क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है अबाउट विच अ बॉडी और ग्लोब, जिस किसी भी बॉडी के बारे में ग्लोब के, इसीलिए आपने ग्लोब भी देखा होगा, बिल्कुल ये नीचे ग्लोब की आपको पिक्चर दे रखी है। ग्लोब भी बिल्कुल सीधा नहीं, क्योंकि हम उसे अर्थ का रेप्लिका मान के चल रहे हैं। तो अर्थ जिस तरीके से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, टिल्टेड है, उसी तरीके से हमने ग्लोब को भी बनाया है। इसमें 2 पॉइंट आपके शो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सब नॉर्थ ऊपर साइड में जो है वो उसे नॉर्थ पोल, नीचे साइड में हम साउथ पोल मानते हैं। फिर ग्लोब आपको देख रखा है, ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस पे आपको शो कर रखा है। और ग्लोब क्या है? एक तरीका वो है आपका क्या है? मॉडल ऑफ द अर्थ है। ये आपका बाहर का जो स्ट्रक्चर है फ्रेम दे रखा है। एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है? इमेजिनरी लाइन है ये भी, क्योंकि भाई 23.5 डिग्री पर वो झुका हुआ है, लेकिन हमने जाकर उसे एग्जैक्ट मीजर थोड़ी किया है, मतलब हमने नापा वापा थोड़ी ना है कि कितना बड़ा है अर्थ, कितना झुका हुआ है। तो ये भी हमने क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से हमने देखा है कि वो कितना टिल्टेड है, कितना झुका हुआ है। तो ये भी इमेजिनरी लाइन है, टिल्टेड है, झुकाव को दर्शाता है अर्थ के। टिल्ट इन अर्थ केस, अर्थ जिस तरीके से झुका हुआ है उसी को ऑब्लिक्विटी कहा जाता है ज्योग्राफिक टर्म में। मॉडरेट टिल्ट, हल्का झुका हुआ है आपका। एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, देखो अर्थ ऑर्बिटल प्लेन में जो एंगल बनता है किसके? एक्सिस और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मैंने किसे बताया था आपका? जो कि आपके लॉन्गिट्यूड है। तो वर्टिकल लाइन और एक्सिस के बीच का जो एंगल बनता है वो 23.5 डिग्री है, और वही एंगल जो बनता है एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में वो 66.5 डिग्री है। तो हमारे लिए अभी नीचे हम पढ़ेंगे करके, नॉर्मली हम 5 लैटिट्यूड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे लिए सारे लैटिट्यूड्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे ये 5 लैटिट्यूड जो हैं उसे हम स्टडी करते हैं, और वो 5 लैटिट्यूड्स हम नीचे पढ़ लेंगे। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सारी पैरेलल लाइंस है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट
111 किलोमीटर होता है और ये सेम रहेगा आप किसी भी लैटिट्यूड से, मान लो आपने 0 डिग्री लैटिट्यूड से 10 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे वो भी 111 डिग्री है, सॉरी 111 किलोमीटर है। एंड आप 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच का देखेंगे वो भी 111 किलोमीटर ही आपको मिलेगा। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहता है, ये पैरेलल लाइंस है। लैटिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस को नापता है कि कितना ऊपर नॉर्थ में और कितना नीचे नॉर्थ में, सॉरी कितना नीचे साउथ में। ठीक, ये आपके एक्सिस को यहाँ पिक्चर में शो कर रखा है। नाउ पैरेलल क्या है? लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लैटिट्यूड। क्या है पैरेलल लाइंस? लाइन कनेक्टिंग ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम लैटिट्यूड, सेम लैटिट्यूड्स की अलग अलग लाइंस जहाँ कनेक्ट होती हैं। पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल है। अच्छा पहले मैं आपको इक्वेटर और ये बता दूं, देखो लैटिट्यूड के जो बिल्कुल बीच, जो ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने नीचे देखा था, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। अभी हम आगे पिक्चर में ऊपर आपको दिख भी रहा होगा 0 डिग्री इक्वेटर मैंने शो कर रखा है। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में भी एक 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड पड़ता है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये नाम याद रख लो, आगे डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लैटिट्यूड जो 0 डिग्री है वो इक्वेटर है और लॉन्गिट्यूड में जो 0 डिग्री है वो प्राइम मेरिडियन है। चलो, पैरेलल टू इक्वेटर एंड ऑल लैटिट्यूड्स क्या है? ये सर्कुलर लाइन है। सर्कुलर लाइन जो भैया से बीच में से करके घूम के जा रही है ना, सर्कुलर लाइन है। मीजर्ड बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी जो 0 डिग्री इक्वेटर मैंने बताया उसके ऊपर भी आपके पूरे 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स हैं और उसके नीचे भी 90 डिग्री तक लैटिट्यूड्स हैं। दोनों तरफ सेम सेम क्यों है? तो बोलो दोनों सेम सेम है तो भाई उसमें डिफरेंस क्या है? तो ऊपर अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर के लैटिट्यूड्स जो पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, और वहीं अगर हम 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे में पढ़ेंगे तो वो आएगा आपका 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपका आ जाता है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ, कहाँ पर ये आपको दिए हुए? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक, या आप वेस्ट टू ईस्ट भी लिख सकते हैं इसे। 1 डिग्री लैटिट्यूड मतलब 111 किलोमीटर, ये यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, स्टिल मैंने इसे ऐड ऑन कर दिया है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑलवेज इक्वल, मैंने बताया ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बराबर होता है। रिड्यूस इन लेंथ एंड इंक्रीज इन वैल्यू टिल दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट। यस, रिड्यूस इन लेंथ, लेंथ में जैसे जैसे देखो ये पोल की तरफ बढ़ेंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे, इनका जो लेंथ है वो कम होता जाएगा, लेकिन वैल्यू बढ़ता है। वैल्यू का मतलब क्या? 10 डिग्री, 20, 30, 40, यानी वैल्यू बढ़ता जाएगा लेकिन लेंथ जो है इनकी कम होती जाएगी जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे वहीं लेंथ इनकी लंबी होती जाएगी लेकिन वैल्यू कम होती जाएगी। इक्वेटर क्या है? लार्जेस्ट ऑफ ऑल सर्कल्स, ग्रेट सर्कल। हम पूरे इसको, हम जैसे अर्थ को हम कंसिडर क्या करते हैं, या तो वो स्फेयर है या सर्कल है, और हमारे को एक सर्कल का मैथ्स का बेसिक है, आपको पता होगा कि एक सर्कल का सम जो हम सर्कमफेरेंस लेकर चलते हैं वो 360 डिग्री लेकर चलते हैं। तो कैसे? देखो 90 डिग्री नॉर्थ में, 90 डिग्री साउथ में, 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, अभी काउंट कर लो, टोटल 360 हो गया। इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, आपका क्या? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक इसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन है वो भी पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर्स में बांट देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सिंपल, जो हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पढ़ी है उसी के हिसाब से हेमिस्फीयर मतलब, हेमी मतलब हाफ है वो उसका, स्फेयर। ठीक है, जो पूरा स्फेयर है उसका हाफ है। ठीक, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या क्या है आपके? ये मैंने ऊपर दिया आपका नॉर्थ पोल, ये यहाँ करेक्ट कर लेंगे, नॉर्थ पोल 46 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री नॉर्थ, नीचे 90 डिग्री साउथ, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल, नीचे 90 डिग्री साउथ पोल, उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ। यही 5 लैटिट्यूड जो मैंने आपको अभी बताया कि हम 5 लैटिट्यूड्स को स्टडी करते हैं, वो क्या क्या है? एक 0 डिग्री इक्वेटर, एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5
डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो क्या है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका कहाँ से करके, ये इंडिया के बीचों बीच से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया को, पृथ्वी, अर्थ को नहीं, अर्थ को दो बराबर भागों में बांटने वाली है 0 डिग्री इक्वेटर, लेकिन इंडिया को जो 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, या आप कह लो कि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इंडिया पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पड़ता। और ठीक 23.5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक इसी तरीके से ये 3 लैटिट्यूड्स ये हो गए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 2 और कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं, तो वो है आपका ये आर्टिक सर्कल जिसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहेंगे आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशन में पड़ता है ये, और 66.5 डिग्री साउथ को हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, आपका अंटार्कटिक ओशन में पड़ता है ये। और आपका 90 डिग्री ऊपर जो है 90 डिग्री नॉर्थ, वो नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल में आपका पड़ता है। तो हमारे को ये बीच के 5 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ना है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब यही जो मैंने अभी आपको 5 जो बताए मैंने कि लैटिट्यूड्स हमें स्टडी करना होता है, ये 5 ही के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन 5 से आपके बेटा जोन क्रिएट होते हैं अर्थ के ऊपर। जैसे कि ये मैं आपको जरा यहाँ क्लियर पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा, और 23.5 डिग्री साउथ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस पूरे एरिया को हम कहते हैं टॉरेड जोन। रीजन बीइंग, यहाँ पर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा, तो अगर हम कहें सबसे ज्यादा गर्मी जहाँ पर होती है, सबसे ज्यादा आपको बरसात होते हुए, या सबसे ज्यादा जंगल वगैरह आपको, क्योंकि जहाँ जाहिर सी बात है बरसात वगैरह ज्यादा होगी वहाँ जंगल वगैरह भी ज्यादा मात्रा में होंगे। तो जो भी आपको ये देखने को मिलेगा क्या कि सबसे ज्यादा गर्मी वगैरह कहाँ पड़ रही है, सबसे ज्यादा बरसात वगैरह कहाँ हो रही है, तो वो टॉरेड जोन में हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है। दूसरा आपका 60 जो ऊपर मैंने कहा 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ और साउथ में, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है, और वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। ठीक है। और वहीं इसके ऊपर वो जो 90 डिग्री हमारा था, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ये आपके लास्ट वाले क्या कहलाते हैं, फ्रिजिड जोन। अब ये ऊपर वाला टेम्परेट जोन और नीचे वाला जो टेम्परेट जोन है, ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सन की रेज जो है वो स्लैंटिंग पड़ती है। स्लैंटिंग मतलब तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि ना ये एरिया बहुत ज्यादा गर्म है, ना ही ये बहुत ज्यादा ठंडे हैं। और वहीं जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं, सन रेज होती हैं, ना के बराबर पड़ती हैं, इसलिए ये हमेशा जमे हुए रहते हैं। इसी रीजन से इन्हें फ्रिजिड जोन कहा गया है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। ठीक है। तो अब जरा पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ बेस्ड ऑन द वर्टिकल एंड स्लैंट रेज ऑफ द सन। अभी मैंने बता दिया कि कहाँ पर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ रही हैं वर्टिकली और कहाँ पर स्लैंटिंग पड़ रही हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट। अभी मैंने समझाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टॉरेड जोन जो पड़ता है, वहां पर आपको मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी, लेकिन वहीं जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपकी सनरेज जो होती हैं वो स्लैंटिंग होने लगती हैं। 3 हीट जोन्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपके, टॉरेड जोन, फिर टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। द वर्टिकल रेज ऑफ द सन डू नॉट गो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। आपकी वर्टिकल रेज जो है सन की, वो इससे ज़्यादा ट्रॉपिक से ज़्यादा, वर्टिकल रेज ऑफ द सन डू नॉट गो बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। वर्टिकल रेज जो हैं वो आपके इसके बाद टॉरेड जोन के ऊपर नहीं जा सकती हैं। वर्टिकल रेज आपकी सीधी सीधी कहाँ पड़ती हैं, सिर्फ टॉरेड जोन में पड़ती हैं। द 2 ट्रॉपिक्स रिप्रेजेंट द फॉरेस्ट।
या एन लग गया। फॉरेस्ट लिमिट ऑफ द सन्स वर्टिकल रेज, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया, दूर होते जाएंगे, आपकी सन की रेज उतनी ही कम होती जाएंगी। ठीक है। टॉररिड जोन, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। अच्छा, ये आपके जो भी नाम, जिन जिन नाम से मैंने दोनों तीनों नाम किसी किसी जगह पर आप देखेंगे तीनों नाम से मैंने मेंशन, 2 या 3 नामों से जाना जाता है हर जोन, तो मैंने दोनों तीनों नाम आपके मेंशन किए यहाँ पर। ट्रॉपिकल जोन जिसे टॉररिड जोन भी कहते हैं या ड्राई हॉट जोन भी कहते हैं, कहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, सन ओवरहेड एट नून, नून के टाइम बिल्कुल आपको अपने सर पे दिखेगा यहाँ सन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सीधी सीधी पड़ती है यहाँ पर सन की रेज। रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल गर्म रहता है ये, क्योंकि सन की रेज मैक्सिमम रिसीव हो रही है यहाँ पर। ठीक। दूसरा है आपका टेम्परेट जोन, जिसे हम मॉडरेट हीट जोन भी कहते हैं। भाई मॉडरेट हीट क्यों? क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर सन की रेज जो है वो स्लैंटिंग पड़ रही है, लेकिन पड़ रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पड़ ही नहीं रही हैं। तो यहाँ पर स्लैंटिंग है लेकिन पड़ रही है, तो मॉडरेट हीट है यहाँ पर, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ज्यादा है। सन इज नेवर ओवरहीट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, ज्यादा ओवरहीट नहीं होती है ट्रॉपिक्स के ऊपर। कहाँ से कहाँ तक के बीच में? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ। एक नदर्न टेम्परेट जोन है, एक सदर्न टेम्परेट जोन है। एंगल ऑफ सनरेज डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल्स, जैसे जैसे सनरेज पोल्स की तरफ जाओ वो कम होती जाएंगी। फ्रिजिड जोन बियॉन्ड द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। कूलेस्ट जोन, अभी मैंने बताया सनरेज ना के बराबर रिसीव होती है। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन वर्ड कहाँ से यूज ड्राइव हुआ है? आपका लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है जिसका वर्ड क्या बनता है? मिड डे, यानी नून के बारे में बात हो रही है। तो मेरिडियन क्या है? सन्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्काई। सेमी सर्कल्स, भाई जो आपने अभी देखा है करके, मेरिडियंस की जो लाइन वगैरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या है? सेमी सर्कल्स रनिंग थ्रू द, कहाँ से? नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ, एंड कटिंग अक्रॉस द इक्वेटर, इक्वेटर को काटते हैं कहाँ? राइट एंगल पे, बिल्कुल। इक्वल लेंथ, इन सब की लेंथ बराबर होती है, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती है, ये पैरेलल लाइंस नहीं होती है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। कन्वर्ज एट पोल्स, पोल्स पर जाकर मिलते हैं ये। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेरिडियंस डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो इनका डिस्टेंस जो होता है ना, दो मेरिडियंस के बीच में, वो आपका कम होता जाएगा। ठीक। 0 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी वही मैंने बताया 90 डिग्री आपका 90 डिग्री ऊपर या 90 डिग्री आपके नीचे के साइड में, जैसे हमने लैटिट्यूड्स में देखा था, वैसे ही 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट साइड में होते हैं। ये टोटल 90 कितना? 180 डिग्री हो गया। प्राइम मेरिडियन क्या है आपका? मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन, जो आपका प्राइम मेरिडियन जो बीच में हमने जिस 0 डिग्री लाइन की बात की थी, वो कहाँ से पास ऑन हो रही है? वो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन से पास हो रही है, उसे भी 0 डिग्री कहा जाता है, 0 डिग्री मेरिडियन। ऑल्सो इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है समटाइम्स। ठीक है। अर्थ, ये भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, सेम चीज जो मैंने आपको नॉर्दर्न और सदर्न में बताई थी। लॉन्गिट्यूड क्या है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन की ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में जो आपके एंगल्स बनते हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज एट द इक्वेटर, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पर होगा? इक्वेटर पे, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री आर कॉमन टू बोथ द हेमिस्फीयर्स, जो भी आपके एंगल्स बनेंगे वो 0 to 180 डिग्री के बीच में ही बनेंगे, चाहे वो 90 डिग्री ईस्ट में हो, 90 डिग्री वेस्ट में हो। ग्रिड क्या है? नेटवर्क ऑफ लाइंस। अब देखो, ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स मैंने बताया, सारी दोनों ही चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। तो ये जो अलग अलग लैटिट्यूड्स, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या बना देते हैं? एक तरीके का ग्रिड बना देते हैं, जिसे नेटवर्क ऑफ लाइंस भी कहते हैं। क्रॉसिंग ईच अदर हॉरिजॉन्टली, कौन काटता है? पैरेलल्स, और वर्टिकली मेरिडियंस। इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स, दोनों ही एक दूसरे को, यानी आपके लॉन्गिट्यूड हो या लैटिट्यूड हो, दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे? राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, चाहे आप कोई भी लैटिट्यूड ले लो या कोई भी लॉन्गिट्यूड ले लो।
कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम का कॉन्सेप्ट अब कैसा है, हम पूरे अर्थ को क्या हेमिस्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं। हेमिस्फीयर का सम अप हमारे को पता है 360 होता है, यानी 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स, यानी 1 मिनट। अब ये जो छोटी सी लाइन आप ऊपर देख रहे हैं, सिंगल लाइन 1 डिग्री, इसे तो हमने पढ़ा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब मिनट्स मैंने साथ में लिखा भी है, मोस्टली आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको ये ऊपर सिर्फ ऐसे छोटा सा कोमा दिखेगा, तो इसे मिनट पढ़ते हैं। ऐसे ही 2 लाइंस को हम सेकंड्स पढ़ते हैं, तो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। लोकल टाइम क्या है, अर्थ कंप्लीट्स 1 स्पिन रोटेशन इन 24 आवर्स। आपको पता है पृथ्वी अपनी जगह पर एक बारी घूमने में कितना 24 आवर्स लेती है, और वहीं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज 0.6 आवर्स। ठीक है, तो 360 डिग्री यानी एक बारी पूरा 360 घूम जाती है पृथ्वी, कितने 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री यानी 1 घंटा मतलब कितना 60 मिनट्स, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये आपका कैलकुलेशन पूछेगा नहीं, लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया है जस्ट फॉर योर नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 डिग्री कितने, मतलब 1 डिग्री घूमने में उसको कितने मिनट लग जा रहे हैं। तो ये आपका ये डिवीजन करके आया हुआ है कि 360 डिग्री वो 24 घंटे में घूम जा रही है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटा यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 मिनट्स में वो 15 डिग्री घूम जा रही है। तो 1 डिग्री कितना आपका 4 मिनट में घूम रही है वो। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसी वजह से यही रीजन है कि आपको सनराइजेस आपको सबसे पहले कहाँ दिखता है, ईस्ट में दिखता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है, कौन से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें मोस्टली आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, सिर्फ 2 प्लैनेट्स को छोड़ के। वो कौन से 2 प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लोकल टाइम आपका क्या दिया हुआ है लोकल टाइम के बारे में, शेडो कास्ट बाय द सन शॉर्टेस्ट एट नाउ ये नून है। सन ओवरहेड आपका सबसे छोटे, आपको पता है जब आपका सन जो है बिल्कुल आपके सर पर होता है, बिल्कुल आपके ओवरहेड पर होता है, तो उस समय पर आपकी परछाई जो आपकी शेडो बनती है वो सबसे छोटी बनती है। ठीक है, रदर देन कि जब सन आपके आगे होता है या आपके बिल्कुल पीछे होता है। When the PM यानी प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है, 0 डिग्री हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ऊपर हमने पढ़ा सन का हाईएस्ट पॉइंट होता है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर। All places located on this longitude will have the same time, that is noon। जितनी भी जगह इस लॉन्गिट्यूड पे यानी प्राइम मेरिडियन पे पड़ रही है ना, उनका बिल्कुल सेम टाइमिंग होगा। मतलब वहां पर कोई भी कंट्री पड़ रही है, लेकिन अगर वो मान लो एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है, दोनों ही प्राइम मेरिडियन पे लोकेट है, तो दोनों का टाइमिंग जो है ना वो बिल्कुल सेम होगा नून का। ठीक है, ऑल प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम टाइम, ये मैंने मेंशन कर दिया नीचे। वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अ हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड। जो भी इसके ईस्ट में होंगी उनका टाइम थोड़ा पहले होगा, और वहीं जो कंट्रीज वेस्ट में हैं उनका टाइम थोड़ा बाद में होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप नॉर्मली आपने देखा होगा जो कंट्रीज आपके वेस्ट में है, वेस्ट साइड में, इंडिया आपका कहाँ ईस्ट में पड़ रहा है, वहीं आपके वेस्ट साइड में जो कंट्रीज वगैरह हैं वो थोड़ा सा आपसे पहले, जैसे आपने देखा होगा वहाँ न्यू ईयर या जो भी चीजें हैं वो आपसे थोड़ा 1 दिन एडवांस में चल रहे होते हैं। तो उसका रीजन सिंपली यही है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है, किसी भी जगह का लोकल टाइम डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह का अलग अलग कंट्री का सबका अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। लार्जर एरिया मोर देन 1 लोकल टाइम, जितना ज्यादा एरिया किसी भी कंट्री का होगा उतने ही उसके लोकल टाइम्स होंगे। अब इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टाइम हर जगह का अलग अलग होता है, क्योंकि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर बेस होता है। ऐसे ही जैसे कि अब आप रशिया देखिए, रशिया एरिया वाइज ज्यादा है, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड टाइम के पूरा रशिया फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पर उसकी अलग अलग प्लेसेस पड़ रही हैं, इसलिए वो एक से ज्यादा आई थिंक
आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 13-14 है उसके स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियंस, जो अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंग है। हमारा एक ही है, ठीक है, जो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। टू फॉलो यूनिफॉर्म टाइम थ्रू आउट अ कंट्री रीजन, इसका ये हम क्यों फॉलो करते हैं भाई, ये स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों है, ताकि पूरी कंट्री में टाइमिंग एक सा रह सके। स्टैंडर्ड मेरिडियंस जो है ना, ये स्टैंडर्ड टाइम को हम क्यों फॉलो करते हैं, ताकि पूरी कंट्री में एक सा ही करके टाइमिंग रह सके। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम जैसे किसी भी चीज को नापने तोलने वगैरह के लिए भी हम कहते हैं ना, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो वैसे ही स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों होती है बेटा, वो इसलिए होती है ताकि हम पूरी कंट्री में, हम एक जगह पर भाई एक देश को बिलोंग कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री में एटलीस्ट टाइमिंग सेम हो, ठीक। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड टाइप का यूज करते हैं। बेस्ड ऑन सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री रीजन और द मेरिडियन ऑन विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी इज लोकेटेड, किसके ऊपर बेस होता है, सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन जो होता है वो पूरी कंट्री फॉलो करती है, उसी के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री में अलग अलग जगह का टाइमिंग सेम होता है। स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ 7.5 डिग्री यानी 1/2 एन आवर को दिखा रहा है करके स्टैंडर्ड टाइम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सिर्फ एड ऑन कर दिया है। क्या है ये, हाफ एन आवर को दिखा रहा है आपका। 7.5 डिग्री जो है पूरी कंट्री के हिसाब से बात हो रही है। जैसे ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री 4 मिनट में करके घूम जा रहा है, तो 7.5 डिग्री जो आपका हाफ एन आवर को दिखा रहा है। टाइम जोन्स, आपके अर्थ का 24 टाइम जोन्स, 1 आवर ईच, हर घंटे के हिसाब से एक एक टाइम जोन होगा। ईच जोन यानी वही 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऊपर अभी जो हमने कैलकुलेट किया था। लार्जर कंट्रीज लार्ज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, मोर देन 1 टाइम जोन। अभी मैंने बताया जैसे रशिया का, ये रशिया का लिखा है 11 टाइम जोन्स फॉलो करता है, वैसे ही अमेरिका 4 टाइम जोन्स फॉलो करता है, इंडिया का एक ही है टाइम जोन, ठीक है। इंडियन IST क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब इंडिया भी भाई अर्थ पे कहाँ लोकेटेड है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया। अब लैटिट्यूड भी तो होगा कुछ, लैटिट्यूड मैंने मेंशन नहीं किया। लैटिट्यूड आप मुझे करके बताएंगे, लैटिट्यूड की कितना डिग्री नॉर्थ से लेकर कितने डिग्री साउथ के बीच में है। सेंट्रल मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट है। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन सेंट्रल टाइम जो हम फॉलो करते हैं करके, वो क्या है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। किसी किसी जगह पर ये 82.30 डिग्री ईस्ट भी लिखा हुआ हो सकता है, तो वो सेम है। जैसे ऊपर हमने 23.5 डिग्री पढ़ा, उसे किस तरीके से, उसे दो और तरीके से 23.5 डिग्री भी लिख सकते हैं, 23.30 डिग्री भी लिख सकते हैं, मतलब वही है हाफ। ईस्ट ऑफ ग्रीनविच कितना पड़ता है, 5:30, 5.5 घंटे का अंतर पड़ता है। जैसे आप देखेंगे इंडिया और वेस्ट की कोई भी कंट्री, यूएस ले लो, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे 5.5 घंटे का अंतर पड़ेगा, जो भी आपके उस साइड में पड़ेंगे, मेरिडियन के वेस्ट साइड में पड़ेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। इंटरनेशनली एग्रीड पूरा विश्व भर इसे मानता है। 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री क्यों है, अभी जो सिंपल कहा कि इंटरनेशनल डेट लाइन बीचों बीच से करके जा रही है, तो 90 डिग्री ईस्ट में, 90 डिग्री वेस्ट में, तो 180 डिग्री मेरिडियंस हो गए टोटल। सम डेविएशंस हैं, कुछ डेविएशंस क्यों है, क्योंकि कई जगह पर आप बिल्कुल सेम चीज नहीं लेकर चल सकते। लैंड पर अगर आप किसी चीज को मेजर कर पा रहे हैं, तो सी में आप बिल्कुल सेम मेजर नहीं। तो मान लो इंटरनेशनल डेडलाइन एक मेरिडियन को हम इंटरनेशनल डेडलाइन मान रहे हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है, बट वो बिल्कुल स्ट्रेट जहां से जाएगी, तो जरूरी नहीं है वो पूरा लैंड का एरिया ही हो, वहां कहीं बीच में सी वगैरह भी है, समुद्र है या ओशंस वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ डेविएशंस हैं इसमें। वेस्ट टू ईस्ट गेनिंग ऑफ अ डे, ईस्ट टू वेस्ट लूजिंग ऑफ अ डे। जैसे जैसे आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आएंगे, एक एक दिन आगे, जो मैंने नॉर्मली बताया कि हम
जो भी जैसे वेस्ट की कंट्रीज हैं, हमसे न्यू ईयर वगैरह कुछ घंटे, मतलब अकॉर्डिंग टू कंट्री कुछ घंटे या एक दिन पहले करके मना लेते हैं, हम एक दिन बाद। तो जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, एक एक दिन बढ़ता जाएगा। आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ किसी भी कंट्री पे जाएंगे, एक एक दिन बढ़ता जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट उल्टा जाएंगे तो एक एक दिन कम होता जाएगा। ये इंटरनेशनल डेट लाइन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट है। ये नीचे मैं पिक्चर फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया ईस्ट टू वेस्ट कैसे और वेस्ट टू ईस्ट कैसे। ठीक, टाइम जोन्स आपके हैं। चेंज ऑन द कैलेंडर्स, भाई टाइम जोन्स क्यों, कैलेंडर में डेट वगैरह बदलती रहे, कैलेंडर और क्लॉकवाइज हमारे को टाइमिंग का पता लगता रहे कि कितना डिफरेंस है एक जगह से दूसरी जगह के टाइमिंग के बीच में। ठीक है, सो ये ओवरऑल चैप्टर है और इसमें मैंने ऑलमोस्ट सिर्फ एक यहाँ पर मुझसे स्किप हो गया कि मैंने आईएसटी में आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो लिखा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट लिखना भूल गई हूँ, लेकिन स्टिल मैं इसे नोट्स में ऐड कर दूंगी। जो अभी हैंड रिटन नोट्स जो शॉर्ट्स में डालूंगी उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगी उसे। ठीक है, बाकी ओवरऑल इस चैप्टर में जितनी भी चीजें दी हुई थी वो सब मैंने ऐड ऑन की है। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से इनफैक्ट रिलेटेड जो चीज आपकी एनसीईआरटी एक और कोई पब्लिकेशन मैंने है इसमें जो ऐड ऑन किया है, तो जो भी चीज इसमें मेंशन नहीं थी वो भी मैंने मेंशन की है। तो ये सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के हिसाब से इम्पोर्टेंट, उनके लिए तो जरूरी है ही। स्टिल जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर जो भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी वगैरह चाहते हैं, उन सबसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है। ओके, सो आपको ये कैसा लगा वीडियो, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट वगैरह है या आपको लगता है कि कुछ और इसमें चेंजेस होने चाहिए थे या फिर कोई और चीजें इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ओके, सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, गुड बाय, सी या।